हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर्सनल ट्यूटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर मैं कहूं दोस्तों कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों, ज़रा समझेगा। दोस्तों, अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है? कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है हमारे घर से होती है। अगर हम अपने जीवन की भी बात करें तो उसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं? घर लेते हैं। और घर जो रहता है उसमें फिर कौन रहने आते हैं? घर के लोग, परिवार वाले जो है उसमें रहने आते हैं। और फिर जब परिवार के लोग रहने आ जाते हैं तो हम उसमें अपने अधिकारों की बात करना शुरू कर देते हैं बस। और जब अधिकार मिल जाते हैं तो बड़ों के लिए क्या होता है, थोड़े कर्तव्य और निर्देश की भी बात होने लग जाती है। और जब बड़ों को निर्देश मिल जाते हैं तो जो छोटे रहते हैं उनके भी कर्तव्यों की बात करना ज़रूरी हो जाता है। बस हमारा संविधान भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले संविधान में हमारे घर की बात होती है। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि घर क्या होगा यहाँ पे? तो दोस्तों, घर से मतलब है हमारे देश की सीमा रेखा। ये देखिए भाई, भारत भी तो हमारा क्या है दोस्तों? घर ही है। तो जो संविधान का पहला भाग है वो हमारे घर की बात करता है, दूसरा घर में रहने वाले नागरिकों की बात करता है, तीसरा मौलिक अधिकार जो है घर में रहने वाले नागरिकों के अधिकारों की बात करता है, और चौथा जो घर के बड़े हैं, सरकार हैं, उनको काम करने के लिए निर्देश देता है। और इसी का चौथे का भाग का जो है वो क्या करता है? छोटों के कर्तव्यों की बात करता है। अब इसमें अभी हम शुरू कर रहे हैं पहला भाग, भाग 1, पार्ट 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जैसा कि मैंने कहा, ये सबसे पहले जो हम भारत के लोग हैं उनके घर की बात करता है। तो इसीलिए आप देखिए, इसका पहला अनुच्छेद, पहला आर्टिकल क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब इसको पढ़ते पढ़ते मेरे एक सवाल मन में आ रहा है, मुझे बताइए हमारे देश का नाम क्या है? आप कहोगे सर कुछ भी कह सकते हैं, हिंदुस्तान कह लीजिए, जम्बू द्वीप कह लीजिए, इंडिया कह लीजिए, भारत कह लीजिए, हिंदुओं का देश कह लीजिए, सिंधु देश कह लीजिए, सब तो भारत के ही नाम है। पर दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ये गलत है तो आपको कैसा लगेगा? हैरान हो गए? चलिए इसी पे एक और बात समझाता हूं। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? आप कहेंगे सर हॉकी है। मैं कहूंगा, अगर आपसे पूछूं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, आप कहेंगे हिंदी है। और अगर मैं कहूं ये दोनों बातें गलत हैं तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि दोस्तों, हमारे संविधान में जो लिखा होता है उसी को नेशनल रिकॉग्निशन या राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। तो हमारा संविधान दो नामों को राष्ट्रीय पहचान देता है, जो कि है इंडिया और भारत। अब आप कहोगे सर दो नाम क्यों? नॉर्मली तो देशों के एक नाम होते हैं, तो हम भी एक रख लेते, इंडिया या फिर भारत। तो फिर हमने दो क्यों रख लिए? तो दोस्तों, दो रखने की भी बड़ी गहरी वजह है, समझिएगा। हमारे यहाँ जो अंग्रेज है वो सालों से हुकूमत कर रहे थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने हमारे देश को किस नाम से प्रचलित कर दिया? ब्रिटिश इंडिया के नाम से प्रचलित कर दिया। तो जो पूरी दुनिया के नक्शे हैं उनमें हमारा देश जो है किस नाम से फेमस हो गया? इंडिया के नाम से फेमस हो गया। अब इसका इतिहास तो फिर कभी अपन समझेंगे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, हम सब जानते हैं शकुंतला पुत्र जो है भरत, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का सांस्कृतिक नाम क्या है? भारत है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा है, वो भी इस पे उलझ गई थी कि क्या नाम रखे। एक गुट कहता था इंडिया रखे, दूसरा गुट कहता था भारत रखे। निर्णय हो गया कि दोनों रखे, ना तुम्हारी ना हमारी, दोनों की। तो इस तरह हमारे देश का नाम है इंडिया और भारत दोनों। एग्जाम में आएगा, यूपीएससी, एमपीपीएससी, किसी में भी, तो आपको ये गलत नहीं करना है। दूसरा सवाल बनता है कि हमारा देश कैसा है? यहां पर एक शब्द लिखा है राज्यों का संघ, जो मुझे हिंदी में गलत लगता है पर इंग्लिश में बहुत सही लगता है, राज्यों का यूनियन। आप कहोगे सर ये क्या बात है? तो समझिएगा दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको अमेरिका को समझना होगा। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है वो एक ऐसा देश है जहां पर जो राज्य हैं वो किसी भी कारण से देश से क्या नहीं हो सकते? अलग नहीं हो सकते। मतलब राज्यों को देश का हिस्सा हर हालत में बने रहना पड़ेगा। कोई भी राज्य जो है वो देश से अलग नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। राज्य जब चाहें अमेरिका में अलग हो सकते हैं। समझिएगा दोस्तों, अमेरिका क्या है? एक फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब ये सब जो है समझौते के तहत, भारत समझौते के तहत एक दूसरे का हिस्सा बने हैं, अमेरिका के साथ जुड़े हैं।
पर भारत जो है वो समझौते से नहीं बना है, भारत एकजुट है। तो इसलिए भारत में अंबेडकर बड़े चिंतित थे कि अगर ये फेडरेशन वर्ड हम ले आए तो कहीं ना कहीं राज्य ये सोचेंगे कि तमिलनाडु अपना एक देश बना ले, आंध्र प्रदेश अपना एक देश बना ले, पंजाब अपना खालिस्तान बना ले, वगैरह वगैरह। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमारे संविधान में लिखा गया राज्यों का संघ। संघ मतलब यहां पर फेडरेशन नहीं है, संघ से यहां पे मतलब है यूनियन। मतलब राज्यों को जब चाहे जितना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट तोड़ सकती है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करके बना सकती है, पर कभी भी ये नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर ये कह दें कि हम तो अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। जो कि मेरे दोस्त, ये राज्यों का यूनियन है, ये राज्यों का संघ फेडरेशन नहीं है। यहाँ अमेरिका जैसी आज़ादी नहीं है, ज़रूरी भी है एक रखने के लिए। अब बात करते हैं हम दूसरे अनुच्छेद की। अब पहले अनुच्छेद में ये क्लियर हो गया कि जो राज्य है वो भारत से अलग नहीं हो सकते, पर एक सवाल उठता है फिर यहाँ पे, सर अलग नहीं हो सकते तो शामिल हो सकते हैं कि नहीं, मतलब भारत का हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं? तो भारत का हिस्सा वो बन सकते हैं। और ये कैसे बन सकते हैं? ये अनुच्छेद 2 के तहत बन सकते हैं, जो कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। आप कहोगे सर उदाहरण दीजिए, बात समझ नहीं आ रही। तो उदाहरण देता हूं दोस्तों। सन 1974 में हम सब जानते हैं एक राज्य हमारे देश का हिस्सा बना था, उसने हमारे घर में गृह प्रवेश करा था, जिसका नाम क्या है? सिक्किम है। पर दोस्तों सिक्किम 1974 में एक सहयोगी राज्य के तौर पे आया था, सहयोगी राज्य के तौर पे आया था, पर अब वो क्या बन गया है? पर वो हमारा एक पूर्णतः स्थापित राज्य बन गया है। और वो कब बना है? सन 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी चौग्याल से तंग आ गई कि ये बहुत परेशान कर रहा है, अब तो हम सिक्किम को पूरी तरह अपना राज्य बना लेते हैं। तो ये शक्ति उन्हें कहाँ से मिलती है? अनुच्छेद 2 से मिलती है। इसी तरह एक और सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर ये तो बात हुई उन राज्यों की जिनको हमने बाहर से अपने देश के अंदर शामिल किया है। सर उनका क्या, जो हमारे देश के अंदर पहले से हैं? अब आप कहोगे सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि 1956 में अगर मैं बात करूं हमारे देश के राज्यों की, तो वो कितने थे? 14 थे। पर वर्तमान में हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ राज्य 14 कहीं से कहीं तक नहीं है। वर्तमान में सन 2020 में हमारे यहाँ 28 राज्य है। 29वां जम्मू कश्मीर जो है वो अब राज्य नहीं है, आप जानते ही हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं 14 से 28 राज्य बनाना, ये असल में किसके तहत होता है? ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है, जो बात करता है किसकी? नए राज्यों के निर्माण की। अब सर बात समझ आ रही है, पर एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो समझेगा दोस्तों, अगर मैं मान लीजिए अगर मैं 3 राज्य मिला दूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, और तीनों को मिलाकर अगर एक राज्य बनाना चाहूं, मैं से मतलब केंद्र सरकार, मोदी जी हैं, मैं नहीं, ठीक है? तो ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल उठता है सर इसका उदाहरण क्या है? तो दोस्तों इसका कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई राज्य नहीं बना है। दूसरा, अगर मैं 3 राज्यों के भागों को मिलाकर एक राज्य बना दूं, तो उससे भी क्या है? एक नया राज्य बनाना मुमकिन है। सर उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है दोस्तों मध्य प्रदेश। अगर आप हमारे भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश जो है वो असल में उसमें कुछ हिस्से महाराष्ट्र के हैं, कुछ हिस्से राजस्थान के, राजपूताना के हैं, कुछ हिस्से उसमें उत्तर प्रदेश के हैं, रायलसीमा वगैरह वगैरह बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाकर जो है हमारा जो राज्य है मध्य प्रदेश बना है। तो राज्यों के भागों को मिलाकर भी एक नया राज्य बना सकते हैं। पर जो तीसरा उदाहरण है वो आप सबको बड़ा पसंद आएगा, क्योंकि इससे आप बहुत ज्यादा चिर परिचित हैं। अगर किसी एक राज्य को सरकार चाहे तो तोड़कर 2 राज्यों में विभाजित कर सकती है, और हमारे यहाँ हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा यही हुआ है। उदाहरण के तौर पे आंध्र प्रदेश को तोड़कर उससे क्या निकाल दिया गया? सन 2014 में तेलंगाना अलग कर दिया गया, या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया गया, या फिर बिहार से झारखंड जो है अलग कर दिया गया। तो ये सब शक्तियां जो है केंद्र सरकार को कहां से मिलती है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 से मिलती है। तो इस तरीके से वो जब चाहे तब एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है भारत की टेरिटरी के अंदर से। तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अनुच्छेद 3
भारत के अंदर के राज्य क्षेत्र की बात करता है, टेरिटरी की बात करता है, और जो अनुच्छेद 2 है वो भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों को क्या कहते हैं अंदर लेने की बात करता है। सर कंफ्यूज क्यों होंगे, क्लियर तो है? कंफ्यूज होने की वजह है दोस्तों ये शब्द न्यू स्टेट्स नए राज्य, ये शब्द न्यू स्टेट नए राज्य जो है अनुच्छेद 2 में भी आ रहा है और अनुच्छेद 3 में भी आ रहा है, इसलिए कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। अब दूसरा सवाल उठता है कि सर अगर मैं बात करूं वर्तमान राज्यों की तो उनका क्या, मतलब उदाहरण के लिए अगर मैं मध्य प्रदेश जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ाना चाहूं, घटाना चाहूं, मध्य प्रदेश की सीमा जो है उसमें परिवर्तन करना चाहूं, या मध्य प्रदेश का जो नाम है उसको बदलना चाहूं, तो उसका क्या होगा? तो दोस्तों ये भी मुमकिन है। उदाहरण के तौर पे हम सब देखते हैं समय समय पर भाषा या संस्कृति के कारण राज्य क्या करते हैं, आपस में टेरिटरीज एक्सचेंज करते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनमें भी क्या हुई है, टेरिटरी एक्सचेंज हुई है आज़ादी के बाद भी। इसके अलावा सीमाओं में परिवर्तन, हम सब जानते हैं दिल्ली जो है उसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है और आज जो है दिल्ली जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है एक डिस्ट्रिक्ट जो है बन गया है। तो ऐसा बनने की वजह क्या है, यही प्रावधान है जो सीमाओं में परिवर्तन की आज़ादी देता है। और अब आप कहोगे सर क्षेत्रों और सीमाओं में अंतर क्या है? तो दोस्तों क्षेत्र और सीमा में अंतर यह है कि मान लीजिए ये बड़ा क्षेत्रफल है तो उससे छोटा क्षेत्रफल एरिया ये हो जाएगा, पर सीमाओं में अंतर में क्या होता है, मान लीजिए ये 1 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है, अब मैं चाहूं तो इसकी सीमा परिवर्तन करके इसको स्क्वायर बना दूं और स्क्वायर बनाकर भी इसका क्षेत्रफल कितना रखूं, 1 स्क्वायर किलोमीटर रखूं। तो क्षेत्रफल और सीमा अलग अलग चीजें हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद तीसरा, नाम में परिवर्तन। नाम का तो हम जानते ही हैं, शेक्सपियर ने भी कहा था नाम में क्या रखा है, और वही चीज़ मुझे लगता है हमारा संविधान भी फॉलो करता है, नाम में क्या रखा है। उड़ीसा का ओडिशा कर देते हैं, किसी का क्या कहते हैं गुरुग्राम कर देते हैं, या फिर जब चाहें किसी और की अगर हम बात करें उत्तरांचल का उत्तराखंड कर देते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं उदाहरण हमारे सामने हैं, और योगी जी तो अभी हम देख ही रहे हैं नाम पे नाम जो है लगातार बदले जा रहे हैं, शक्तियां उन्हें अनुच्छेद 3 ही दे रहा है। अब एक सवाल उठता है, सर भारत जैसा कि हम जानते हैं एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश है, एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश में जब हम राज्य बनाने की बात करते हैं, मतलब जो वर्तमान राज्य है उनमें से एक नया राज्य बनाने की बात करते हैं, तो सर ये प्रक्रिया तो कहीं ना कहीं संविधान को ही बदल रही है। सर समझ नहीं आया क्या बोला आपने? मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 है उसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके भीतर क्या है, शेड्यूल 1 जुड़ा है, अनुसूची 1 जुड़ी है। ये जो शेड्यूल 1 अनुसूची 1 है ये बताती है कि भारत में कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसके अलावा 28 राज्य है। एक यूनियन टेरिटरी अभी कम हो गई है, इसलिए मैंने 8 बोला है वर्तमान के लिए, ठीक है। तो सवाल उठता है कि सर अगर हम राज्यों को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम संविधान में बदलाव कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, तो क्या किसी भी नए राज्य को बनाने के लिए संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जैसी जटिल प्रक्रिया का हमें सामना करना पड़ेगा क्या? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। अनुच्छेद 4 स्वयं कहता है कि अगर किसी राज्य को बनाया जा रहा है तो राज्य को बनाना संविधान का संशोधन नहीं कहलाया जाएगा। और इसकी अगर मैं आपको हिंट देना चाहूं तो हिंट ये है कि साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक राज्य जो है बढ़ा दिया जाता है। अब इस साधारण बहुमत जो होता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि जहां जहां साधारण बहुमत लग रहा है वहां भले ही संविधान में हम बदलाव कर रहे हैं पर हम उसको संशोधन नहीं मानेंगे। कहने का सीधा आसान भाषा में तात्पर्य ये होता है कि नए राज्य को बनाना एक आसान प्रक्रिया है जिसको संसद जब चाहे, जितनी बार चाहे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों मैं समझता हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भाग 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए अलविदा।